हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पोखरराम बामणिया और आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे अंड जनन या oogenesis के बारे में। इससे पहले हमने जो मानव है इसके अंदर लैंगिक जनन के बारे में सामान्य बात की। उसके बाद में नर और मादा जो जनन अंग है या नर के अंदर नर जनन अंग, मादा के अंदर मादा जनन अंग, इसके बारे में बात की। और उसके बाद में हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात की। और गैमेटोजेनेसिस के दो पार्ट है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, शुक्राणु निर्माण के बारे में हमने बात कर दी। आज हम इसके अंदर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे oogonia का निर्माण या oogenesis या अंड जनन की प्रोसेस। तो देखिए, oogenesis या अंड जनन परिभाषा की बात करें तो एक परिपक्व मादा के अंदर मादा युग्मक निर्माण की क्रिया अंड जनन या oogenesis कहलाती है। परिपक्व मादा युग्मक निर्माण की क्रिया। मादा युग्मक का मतलब क्या है? मादा युग्मक का मतलब ही होता है अंडाणु का निर्माण। या मादा युग्मक किसको कहेंगे हम? अंडाणु को कहेंगे या ओवम को कहेंगे। तो एक परिपक्व जो मादा युग्मक है उसके निर्माण की जो प्रोसेस है इसको हम अंड जनन या oogenesis कहेंगे। अब ये अंड जनन oogenesis की क्रिया मादा के अंदर कहाँ संपन्न होती है? अंडाशय के अंदर संपन्न होती है, ओवेरी में संपन्न होती है। और नर और मादा की यदि बात करते हैं तो नर के अंदर जो नर युग्मक है उसका निर्माण यौनार्म में शुरू होता है, जबकि मादा के अंदर जो मादा युग्मक है इसका निर्माण जब लड़की भ्रूणीय अवस्था में होती है उस समय शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण या युग्मक का निर्माण है वो यौनारंभ के दौरान होता है, जबकि मादा के अंदर यह जो प्रोसेस है यह भ्रूणीय अवस्था में स्टार्ट हो जाती है या उस अवस्था में यह शुरू हो जाता है। अब इस अवस्था में क्या होगा? अंडाशय के बाहर का जो भाग है वो कोर्टेक्स है, अंदर वाला भाग मेडुला है। तो कोर्टेक्स भाग के अंदर जनन उपकला ऊतक पाया जाता है और जो जनन उपकला ऊतक है उसकी कोशिकाएं मिलकर क्या करती है? अंड जननी का निर्माण करती है या जिसे हम कहते हैं oogonia का निर्माण करती है। और ये जो oogonia होते हैं, जितने भी अंड जननी का निर्माण होगा मादा का जन्म होगा उससे पहले हो जाएगा। जन्म लेने के बाद में इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती है। लगभग हम ये कहते हैं 4.5 लाख के आसपास oogonia है वो मादा के अंदर पाए जाते हैं। अब इस तरह से ये जो अंड जननी है या जो oogonia है ये अधिक संख्या में होते हैं और ये वृद्धि करके प्राथमिक अंडक में बदल जाती है। ये जो अंड जननी है oogonia है ये प्राथमिक अंडक में बदल जाते हैं। समय के अकॉर्डिंग फिर हम बात करें तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। जो प्राथमिक अंडक है इसमें अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। लेकिन यहाँ पर जो अर्धसूत्री फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट, उसका जो पहला प्रोसेस है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की जो उप प्रावस्था है डिप्लोटीन के अंदर आकर यह विभाजन रुक जाता है। ये विभाजन है वो रुक जाएगा और ये विभाजन लंबे समय तक रुका हुआ रहेगा। और जब मादा एक यौवनावस्था में आती है उस समय यह विभाजन है वो कंप्लीट होता है। तो देखिए, अर्धसूत्री विभाजन की शुरुआत होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की उप प्रावस्था डिप्लोटीन में यह विभाजन रुक जाता है। अब ये जो प्राथमिक अंडक होते हैं इसके चारों ओर कणिकामय आवरण बन जाता है। जब इनके चारों ओर कणिकामय आवरण का निर्माण होता है तब हम इसको प्राथमिक पुटक बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। तो यहाँ लिख दिया oocyte, एक ही बात है, प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है। अब ये जो प्राथमिक पुटक बन गया है, प्राथमिक पुटक का निर्माण होने के बाद में अब बच्ची ने जन्म लिया, मादा ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद उसमें ये जो है इनकी संख्या कम होना शुरू हो जाती है। कम होते 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 यौनारंभ की बात करें तब तक आते आते इनमें वो 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल उसके अंदर शेष रहते हैं। बाकी सभी जो प्राथमिक पुटक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। एक अंडाशय के अंदर 60,000 से लेकर 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं। अब ये जो प्राथमिक पुटक है इसके चारों ओर एक अधिक परतों का आवरण बनता है। जब इसके चारों ओर एक आवरण बनता है तब इसको हम कहते हैं द्वितीयक पुटक। क्या है ये? द्वितीयक पुटक। अब ये आवरण बन रहे हैं, इसके अंदर क्या है? अंदर ये है प्राथमिक अंडक।
प्राथमिक अंडक के चारों ओर देखो, सबसे पहले कणिकाओं का आवरण बना तो इसको प्राथमिक पुटक आ गया। अब इसके ऊपर और अधिक परतों का आवरण बनता है तो इसको द्वितीयक पुटक कहा जा रहा है। अब जो द्वितीयक पुटक बन रहा है, ये अधिक परतों का जो आवरण बन रहा है इसको थीकल आवरण कहा जाता है। थीकल आवरण कहते हैं, इनका निर्माण होता है। अब इसके बाद जो द्वितीयक पुटक है वो तृतीयक पुटक में बदल जाता है। तृतीयक पुटक में कब बदलेगा? जब इसके अंदर एक गुहा बन जाती है जिसको हम कहते हैं एंट्रम। तो जब द्वितीयक पुटक के अंदर एक गुहा बन जाती है तब इसको हम क्या कहेंगे? तृतीयक पुटक कहते हैं। और तृतीयक पुटक के अंदर एक तरल से भरी हुई गुहा पाई जाती है जिसको एंट्रम कहा जाता है। और इसके चारों ओर जो यहाँ भी बात की थीकल आवरण, इसके चारों ओर है वो थीका आवरण पाए जाते हैं। जो बाहर पाया जाता है उसको थीका एक्सटर्ना कहा जाता है, जो अंदर की ओर पाया जाता है उसको थीका इंटरना कहा जाता है। तो इस तरह से तृतीयक पुटक का निर्माण होता है। तृतीयक पुटक के बाद में परिपोकन पुटक का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो तृतीयक पुटक का निर्माण हुआ है, इस तृतीयक पुटक के अंदर प्राथमिक अंडक वृद्धि करता है। जब ये प्राथमिक अंडक वृद्धि करेगा तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होता है। जब ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होगा तो ये असमान प्रकार का होता है और इसमें प्राथमिक अंडक से द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है और एक ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। जो छोटा लघुखंड होता है इसके कार्य के बारे में भी उतनी जानकारी नहीं है और इसमें मियोसिस सेकंड नहीं होता। तो इस तरह से हमें द्वितीयक अंडक प्राप्त हो गया। और यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात क्या है? ये है कि जो प्राथमिक अंडक है वो होता है 2n, मतलब गुणसूत्रों की संख्या डबल थी, लेकिन यहां पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जब ये प्रोसेस मतलब अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट हुआ है, ये प्रोसेस जब इस तृतीयक पुटक के अंदर चला तो उसके बाद में जो तृतीयक पुटक है ये परिपोकन पुटक के अंदर बदल जाता है। और ये जो परिपोकन पुटक होता है इसी को ग्राफियन पुटक कहा जाता है। या हम ये कहें कि जो तृतीयक पुटक है वो किसमें बदल जाता है? ग्राफियन पुटक के अंदर बदल जाता है। अब इस तरह से जो ग्राफियन पुटक है या जो परिपोकन पुटक है इसके अंदर द्वितीयक अंडक का निर्माण हो गया। अब ये जो द्वितीयक अंडक है, ये द्वितीयक अंडक उस ग्राफियन पुटिका से बाहर रिलीज होता है। जब ये ग्राफियन पुटक अंडाशय से बाहर निकलेगा तो इस प्रोसेस को हम अंडोत्सर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग बोलते हैं। इंग्लिश में कहें तो ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ओव्यूलेशन का मतलब क्या हो गया कि जो ग्राफियन पुटक है, ग्राफियन पुटक से अंडाणु का बाहर निकलना या ग्राफियन पुटक से द्वितीयक अंडक का उत्सर्जन, इसको हम कहेंगे अंडोत्सर्ग। अब ये जब अंडोत्सर्ग होगा उससे पहले ग्राफियन पुटक के अंदर जो ये द्वितीयक अंडक है ये अपने चारों ओर एक पारदर्शी आवरण का निर्माण करता है। कैसे आवरण का निर्माण करेगा? पारदर्शी आवरण का निर्माण करेगा। इसी को अंडे के ऊपर का आवरण कहा जाता है, इसलिए इसको अंडावरण कहते हैं। इसी को अंडे के ऊपर का आवरण कहा जाता है और इस पारदर्शी आवरण का नाम है ज़ोना पेल्यूसिडा। क्या नाम है? ज़ोना पेल्यूसिडा। तो इस तरह से जो अंडोत्सर्ग का प्रोसेस होता है उसके अंदर द्वितीयक अंडक का उत्सर्जन होता है, उसके चारों ओर ज़ोना पेल्यूसिडा पाया जाता है और उसके चारों ओर जो अभी हमने बात की थी थीका लेयर, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये भी पाए जाते हैं। तो ये जो द्वितीयक अंडक है ये ज़ोना पेल्यूसिडा के साथ ही बाहर आ जाता है। अब ये द्वितीयक अंडक अंडोत्सर्ग की क्रिया के द्वारा अंडाशय से मुक्त हुआ और अंडवाहिनी का जो कीपक वाला भाग है, इस तरह का कीप वाला भाग, वहां से अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश करता है। कीपक का आगे वाला भाग जो है वो झालर कहलाता है, उसमें अंडाणु है वो अंदर ग्रहण कर दिए जाएंगे और ये अंडाणु अंडवाहिनी के अंदर गति करता हुआ गर्भाशय की तरफ आता है। अब ये द्वितीयक अंडक है वो अंडवाहिनी में वृद्धि करता रहेगा। अभी तक इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड नहीं हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, अभी तक इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड नहीं हुआ है। अब ये जब अंडाणु अंडवाहिनी में वृद्धि करता हुआ जाएगा तो यदि शुक्राणु से मिलना होगा, यदि शुक्राणु से मिलना होगा तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। यदि शुक्राणु से मिलना नहीं हुआ तो ये द्वितीयक अंडक है वो अंडवाहिनी से गर्भाशय, गर्भाशय से होकर ये गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम है वो टूटेगी और एमसी साइकिल के द्वारा ये है वो माहवारी के द्वारा बाहर आ जाता है। और यदि इस द्वितीयक अंडक को
शुक्राणु से मिलना हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो शुक्राणु है जैसे ही इसके संपर्क में आएगा, शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। जैसे ही निषेचन की क्रिया संपन्न होगी, इस द्वितीयक अंडक के अंदर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कंप्लीट होगा। मतलब निषेचन के बाद में संपन्न होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन सब सेकंड होगा, तो क्या बन जाएंगे? एक तो अंडाणु का निर्माण हो जाएगा जो मादा युग्म कहलाता है, और दूसरा इसमें द्वितीय ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। अब ये द्वितीय ध्रुवीय काय है, तो इसका फिलहाल कार्य के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो ये जो अंडाणु है, अब द्वितीय कंडक से अंडाणु का निर्माण हो गया। अब शुक्राणु जैसे इसके अंदर प्रवेश कर गया है, ये अंडाणु और ये शुक्राणु ये आपस में क्रिया करेंगे और ये आपस में मिलेंगे। इसी क्रिया को हम निषेचन कहेंगे, और इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण हो जाएगा? जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से जो अंडाणु है, जो अंडा है, उसका निर्माण संपन्न होता है। अंडोत्सर्ग के बाद में अंडाणु है वो अंडवाहिनी में जाता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, आदि प्रोसेस होता है। अब देखिए इस प्रोसेस को हम ऐसे डायग्राम से समझें, तो जो प्राइमरी oocyte है, जिसको हम प्राथमिक अंडक बोलते हैं, जिसका निर्माण किससे हुआ? उगोनिया से हुआ, और यह विभाजन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में आकर ये प्रोसेस रुक जाता है। अर्धसूत्री फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, और कौन सी अवस्था? डिप्लोटिन अवस्था। ध्यान रखने वाली बात है, ये अवस्था ध्यान रखना, प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी अवस्था में वृद्धि रुक जाती है? डिप्लोटिन अवस्था में यह रुक जाती है। कितने समय के लिए? कम से कम है वो 10-12 साल के लिए। मतलब यौवनावस्था, जब मादा यौवनावस्था में आएगी तब तक ये वृद्धि यहाँ रुक जाएगी। मतलब सभी प्राथमिक अंडकों के अंदर, सभी प्राथमिक पुटकों के अंदर वृद्धि यहाँ पर रुक जाएगी। अब क्या है कि जो इसमें प्राथमिक पुटक इसकी संख्या अधिक है, धीरे धीरे इनका ह्रास होता है, और जब मादा यौवनावस्था में आती है तब तक प्रति अंडाशय 60,000 से 80,000 जो प्राइमरी oocyte है वो अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए जब यौवनावस्था में मादा आती है, उस समय अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है पूर्ण। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण हुआ, उस प्राथमिक कंडक से क्या बढ़ गया? द्वितीय कंडक, ये होता है एन। फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण हुआ, अभी इसका कार्य ज्ञात है। अब जो द्वितीय कंडक का निर्माण हुआ है, द्वितीय कंडक के बाद में क्या होता है? ओव्यूलेशन। अब ये ग्राफीन पुटक से बाहर आ जाता है, ग्राफीन पुटक फट जाएगी, अंडाणु आ जाएगा बाहर, और ग्राफीन पुटक है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करेगा। अब ये ओव्यूलेशन के बाद में देखो, यदि निषेचन नहीं होता है, यदि निषेचन नहीं होता है, तो ये अंडाणु गर्भाशय की ओर जाएगा, और गर्भाशय के अंदर गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है वो टूटेगी, टूटकर वो इसके साथ में ब्लड, खराब ऊतक और ये अनिश्चित अंडाणु, ये सभी है वो योनि मार्ग से शरीर से बाहर आ जाते हैं। इसी को महावाद चक्र कहते हैं, इसी को हम आर्तव चक्र कहते हैं, इसी को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। लेकिन ओव्यूलेशन के बाद में यदि अंडाणु का शुक्राणु से मिलन हो जाता है, मतलब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, तो क्या होगा? मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, या अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होगा। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कंप्लीट होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, तब सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होगा। इसका भी अभी कोई कार्य ज्ञात नहीं है, और इसी के साथ में किसका निर्माण हो जाएगा? अंडाणु का निर्माण हो जाएगा, या ओवम का निर्माण हो जाएगा, और ये अगुणित होता है। तो इस तरह से अंडाणु का निर्माण हो गया। अब देखिए यहाँ पर नर और मादा के अंदर युग्मक जनन के दौरान एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है कि मादा के अंदर जो एक oogonia है, उससे एक अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक पोलर बॉडी बनी, ये साइड में हो गई, और यहाँ पर ये अंडाणु बन गया, एक पोलर बॉडी बन गई। तो एक oogonia से अंडाणु कितने बने? एक। जबकि नर में क्या होता है? एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। तो ये इनमें बहुत बड़ा अंतर है। यदि ऐसा कभी सवाल आ जाए, यदि कभी सवाल आ जाए कि 100 oogonia है, तो उससे कितने अंडाणु बनेंगे? तो मान लो ये 100 oogonia है, तो इनसे अंडाणु कितने बनेंगे? 100 oogonia है तो अंडाणु बनेंगे 100। लेकिन यदि 100 क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है, तो स्पर्म कितने बनेंगे? 400। ठीक है, यदि oogonia है तो जितने oogonia है उतने अंडाणु बनेंगे, और यदि स्पर्मेटोगोनिया है तो
तो जितने स्पर्मेटोगोनिया हैं उससे 4 गुना अधिक शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यदि हम इस डायग्राम के माध्यम से समझें तो oogonia जो कि मादा भ्रूणीय अवस्था में होती है, जब भ्रूण 25 वीक्स का होता है, 25 सप्ताह का होता है, उस समय उसमें जो oogonia होते हैं वो 2N होते हैं। जब मादा का जन्म होता है उस समय ये oogonia वो प्राइमरी oocyte के रूप में होते हैं, और उसके बाद में क्या होगा, जैसे यौवनावस्था में मादा आती है उसमें है वो मियोसिस फर्स्ट पूर्ण हो जाता है। जैसे मियोसिस फर्स्ट पूर्ण होगा तो ये सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होता है। उसके बाद में मियोसिस सेकेंड कब होगा, जब इस जो ये सेकेंडरी oocyte है इससे जो स्पर्म या शुक्राणु है इसका मिलना होगा, तो इसमें क्या होता है मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस सेकेंड होता है तो इससे ओवम या ऊतक का निर्माण होता है, और यही जो है इसी को हम कहते हैं मादा युग्मक। और साथ में जो फर्स्ट और सेकंड जो पोलर बॉडी बनते हैं, जो पोलर बॉडी बनते हैं इसका कार्य ज्ञात नहीं है। मादा के अंदर जो ऋतुस्राव चक्र है उसके 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, जो आज बात करेंगे आत्म चक्र के बारे में। ये 1 महीने का चक्र होता है, जिसको 28 दिन का चक्र मानते हैं। 1 महीना होने के कारण इसको माहवारी भी कहते हैं। तो 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। अब अंडोत्सर्ग जब होता है तो जो ग्राफियन पुटिका बचती है शेष, ग्राफियन पुटिका से द्वितीय कंडक जैसे ही बाहर निकलता है तो ये जो ग्राफियन पुटिका होती है ये किसमें बदल जाती है, कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। और ये जो कार्पस ल्यूटियम है यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करते हुए एक हार्मोन का स्त्रवण करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और इस प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, ये उस मादा के अंदर गर्भ धारण के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करती है। मतलब अंडोत्सर्ग हुआ है तो उधर से शुक्राणु के आने की भी संभावना है, तो ऐसी कंडीशन में यदि निषेचन हो जाता है तो उसमें जाइगोट के परिवर्तन से भ्रूण और जो बच्चे का विकास है उससे रिलेटेड परिस्थिति उत्पन्न करने का कार्य प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि गर्भ धारण उत्पन्न हो इसके लिए अनुकूल परिस्थिति प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा इस तरह मैनेज की जाती है। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इसको गर्भ धारण हार्मोन भी कहा जाता है। अब यदि इस समय इसकी मात्रा कम हो जाए या इसका स्त्रवण नहीं हो तो क्या होगा, गर्भ धारण नहीं होगा। जिस हार्मोन का जो कार्य है और उस हार्मोन की मान लो कमी हो जाए तो उस हार्मोन का जो कार्य है वो कार्य प्रभावित होता है, सीधी सी बात है। तो उसमें क्या होगा, गर्भ धारण नहीं होगा। अब यहां पर ये भी बात है कि यदि निषेचन हो गया तो गर्भ धारण हो जाएगा, और यदि निषेचन नहीं हुआ, यदि निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये अंडाणु है वो गर्भाशय से एंडोमेट्रियम वहां से लेके योनि मार्ग से बाहर आ जाएगा, जिसको मातृ चक्र कहते हैं। अब यदि निषेचन नहीं होता है तो ये जो कार्पस ल्यूटियम जो बना है ये यथावत नहीं रहेगा। जैसे ही निषेचन नहीं हुआ तो आर्तव चक्र चालू हो जाएगा। 7-8-10 दिन के बाद में एमसी स्टार्ट हो जाएगी, माहवारी चक्र चालू हो जाएगा। उस समय जो कार्पस ल्यूटियम होता है ये कार्पस एल्बिसेंस में बदल जाता है। जब ये कार्पस एल्बिसेंस बदलेगा तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, कार्पस एल्बिसेंस का निर्माण होता है। किससे, ग्राफियन पुटिका से। अब मनुष्य के अंदर जो भी ये अंडोत्सर्ग से संबंधित काम है या हम ये कहें पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है ये एफएसएच और एलएच हार्मोन इनके कंट्रोल में होता है। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटियर हार्मोन, पितृपिंडकर हार्मोन, ये दोनों हार्मोन है वो अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिस दिन अंडोत्सर्ग होगा उस दिन ये हार्मोन है वो अधिक मात्रा में होते हैं। और एलएच जो हार्मोन होता है यह तो अपने उच्चतम लेवल पर होता है, इसलिए इसको हम एलएच सर्ज भी कहते हैं। जिस दिन अंडोत्सर्ग का कार्य होगा उस दिन एलएच अपने उच्चतम स्तर पर होगा, इसको एलएच सर्ज कहा जाता है, एलएच सर्ज बोलते हैं इसको। तो इस तरह से हमने आज की इस क्लास के अंदर जो अंड जनन है या अंडाणु निर्माण की जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद।